नमस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे और इस यूनिट 4 के अंतर्गत एक हमारा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था मध्य प्रदेश का गठन। इस मध्य प्रदेश के गठन में हमने ये समझा था कि इसको 3 स्टेप के अंतर्गत हमको पढ़ना है, जिसमें से पहली स्टेप हम पढ़ चुके हैं जो कि 1947 से लेकर 1956 के बीच की स्थिति को दर्शाती है। अब कल जो हमने पढ़ा था उसको 2 मिनट के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको कल ये समझाया था कि 1947 से लेकर 1956 के बीच मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं हुआ करता था और इस स्थिति में या इस कार्यकाल में इस समय पर मध्य प्रदेश की भूमि पर 4 राज्य हुआ करते थे। एक का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। नंबर 2 राज्य हमने पढ़ा था जिसका नाम था मध्य भारत। नंबर 3 हमने जो नाम यहाँ पर देखा था वो है विंध्य प्रदेश। और नंबर 4 एक राज्य पढ़ा था जो कि था भोपाल। इन 4 राज्यों के बारे में हमने पूर्ण रूप से बहुत डिटेल में समझ लिया था कि इनका गठन किस प्रकार से हुआ था। जैसे कि यहाँ पर हम समझें कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन 15 रियासतों से मिलकर किया गया था। मध्य भारत राज्य का गठन 25 रियासतों से मिलकर किया गया था। विंध्य प्रदेश राज्य का गठन 38 रियासतों से मिलकर किया गया था। और भोपाल राज्य का गठन जो है वह एक ही रियासत इसमें थी जिसका नाम था भोपाल रियासत। अब जब ये राज्य बन चुके थे तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को हमने राज्यों की ए श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था। मैं बता चुका था कि इस समय पर 4 राज्यों की श्रेणी हुआ करती थी। जैसे कि मध्य भारत जो था वह बी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया था और विंध्य प्रदेश जो था यह सी श्रेणी के अंतर्गत राज्य बनाया गया था और भोपाल भी सी श्रेणी के अंतर्गत राज्य शामिल किया गया था। जब राज्य बन गए थे तो इनकी राजधानियां भी बनी थी। जैसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत राज्य की राजधानी इंदौर और ग्वालियर थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा बनाई गई थी और भोपाल तो भोपाल में ही थी। फिर इनके राज्यपाल भी थे, इनके राज्य प्रमुख भी थे, इनके मुख्यमंत्री भी थे। तो यहाँ पर इनके सीएम देख लेते हैं। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो सीएम था वह पंडित रविशंकर शुक्ल बने थे। फिर उसके पश्चात मध्य भारत के पहले सीएम, फर्स्ट सीएम जो बने थे वह लीलाधर जोशी बने थे। बाकी आगे और बहुत सारे मैंने बताए थे। और विंध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल बने थे और भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री जो थे वह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इस प्रकार इन राज्यों का गठन 1947 के पश्चात देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उस समय इन राज्यों का गठन हो चुका था। इन्होंने 1956 तक कार्य किया और उसके पश्चात भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था। उसकी रिपोर्ट को मानते हुए केंद्र सरकार ने संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया था। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन 4 राज्यों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था और जिसकी राजधानी भोपाल को बनाया गया था। तो ये हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। ये 2 मिनट का रिवीजन था। अब आज जो हमारी दूसरी स्टेप होगी वो होगी 1956 से लेकर 2000 तक की स्थिति। 1 नवंबर 1956 को जब इन 4 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बन गया हमारा मध्य प्रदेश, तो उसका मैप किस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो ये हमारा 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 तक का मैप है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। ये स्थिति हमको पढ़ना है 56 से लेकर 2000 के बीच में, क्योंकि 2000 में फिर पुनः परिवर्तन होगा, इसलिए 2000 के स्टेप हम अगली बार पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम देखें, इसमें पहला पॉइंट हमको ये समझना है कि 1956 से लेकर 2000 के बीच की जो स्थिति थी, इस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वह 443,446 वर्ग किलोमीटर था
और अगर इस क्षेत्रफल के आधार पर हम देखें तो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश हुआ करता था। हालांकि 2000 के पश्चात हम सेकेंड नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हमसे अलग हो गया, इसलिए हमारा क्षेत्रफल वर्तमान में चेंज हो गया। वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो फिर सबसे बड़े हम ही थे। तो ये पहला फैक्चुअल पॉइंट हमको याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर हम सबसे बड़े राज्य हुआ करते थे 2000 तक। दूसरी बात यहाँ पर समझना है कि अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि 2000 से पूर्व, या फिर एक शब्द और यूज कर सकते हैं यहाँ पर, अविभाजित मध्य प्रदेश। अविभाजित मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश। अविभाजित का मतलब जब भी बात होगी तो वो बात होगी 2000 से पूर्व की, 2000 से पूर्व की बात होगी। अविभाजित का मतलब उसमें मध्य प्रदेश की भी बात हो रही होगी और छत्तीसगढ़ क्षेत्र की भी बात हो रही होगी, तो ये अविभाजित मध्य प्रदेश कहा जाता है। 2000 के बाद जब विभाजन हो गया तो ये वर्तमान मध्य प्रदेश और ये वर्तमान छत्तीसगढ़ हमारे पास दिखाई देता है। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतरी विस्तार बताइए, लेकिन इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो वो ये पूछेगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर विस्तार बताओ, या फिर पूछेगा कि वर्तमान मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर विस्तार बताओ। दोनों अलग अलग है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अविभाजित मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसलिए अविभाजित मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर विस्तार हमको देखना है। अब यहाँ पर दो शब्द हमारे पास आ रहे हैं, एक तो शब्द आए यहाँ पर अक्षांश और एक शब्द आए यहाँ पर देशांतर। ये जो दोनों शब्द है यह भूगोल से संबंधित है, और भूगोल में भी एक विश्व भूगोल और एक हमारा भारत का भूगोल। तो जब विश्व भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें आपको अक्षांश और देशांतर टॉपिक पढ़ना पड़ता है। वर्तमान में सिलेबस में हटा दिया विश्व भूगोल, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर इस अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा सा समझ लेना है। जैसे यहाँ पर ये पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, पहले अक्षांश और देशांतर दो शब्द हैं, इसके बारे में समझते हैं। अक्षांश और देशांतर होता क्या है? तो जैसे यहाँ पर ये आपको एक ग्लोब पृथ्वी का मैप दिखाई दे रहा है, इस पर एक जाल आपको दिखाई दे रहा है। इस जाल में अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो आपको कुछ आड़ी लाइनें खींचती हुई दिखाई दे रही है इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्रकार। फिर यहाँ पर भी एक आपको दिखाई दे रही है, और इन दोनों के बीच में भी आपको बहुत सारी ऐसी लाइन देखने को मिल जाती है। तो पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार की जो आड़ी लाइनें जितनी भी खींची गई है या जितनी भी खींची जाती है, इन सभी को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये जो अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई? एक्चुअल में पृथ्वी के ऊपर नहीं है, ये काल्पनिक है, वैज्ञानिक ने अपनी समझ के आधार पर खींची गई है। अब जो मैंने यहाँ पर ये बीच वाली लाइन सबसे पहले खींची गई थी, इसको नाम दिया गया इन्होंने यहाँ पर 0 डिग्री, और फिर इससे ऊपर यहाँ पर हम अच्छा 0 डिग्री का एक नाम और है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य मतलब यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो ऊपर वाला भाग दिखाई दे रहा है ये आधा भाग हो गया, और फिर इसके नीचे वाला आपको जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल आधा हो गया। तो जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब एक बार पुनः मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊं, ये आपको यहाँ पर भारत का मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने 0 डिग्री खींची है, और ऊपर वाले भाग को यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो इस आधार पर अक्षांश रेखाओं के अनुसार देखा जाए तो हमारा भारत या मध्य प्रदेश किस गोलार्ध में आता है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में आता है। इस बात को ध्यान रखना है, ये आगे हमको काम आएगा समझने में भी। अब क्यों खींची गई है? तो एक तो इनका ये कार्य है कि पृथ्वी के ऊपर जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करना। किस प्रकार से होता है ये आप भूगोल में पढ़ोगे। दूसरा इनका काम ये है
कि किसी भी क्षेत्र की अगर आपको भौगोलिक स्थिति बतानी है तो आप अक्षांश रेखाओं के अनुसार बता सकते हो कि वो कौन सी दो अक्षांश रेखा है जिसके बीच में वह क्षेत्र है। जैसे भारत की ही बतानी है तो यहाँ पर दो लाइन खींच दूँ तो ये दो अक्षांश रेखा कोई सी भी यहाँ पर है, इसके बीच में आपका भारत आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति अगर बतानी हो आपको, वो चाहे जिला हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई देश हो, तो उसकी अक्षांश रेखाओं के अनुसार या देशांतर रेखाओं के अनुसार स्थिति बताई जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो 0 डिग्री लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके बाद कॉन्सेप्ट समझना। ये 0 डिग्री है, फिर इससे ऊपर की ओर चलते हैं तो फिर 1 डिग्री, 2, 3, इस प्रकार से इस भूमध्य रेखा से जब उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो इनके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पर देखो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। उसी प्रकार से 90 इस दक्षिणी भाग पर भी खींची गई क्योंकि सेम बराबर भाग है। तो अगर भूमध्य रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं तो फिर इनके नंबर यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये आपको दिखाई दे 0 डिग्री, तो इसके ऊपर अगर मैं जाऊँगा तो बढ़ते क्रम में मुझे जाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बस यहाँ पर थोड़ा सा इतना समझना था ताकि आगे जब मैं अक्षांश देशांतर रेखाओं का विस्तार बताऊँ आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है। ये जो खड़ी लाइनें आपको दिखाई दे रही है यह देशांतर रेखाएं हैं और इसमें यहाँ पर 0 डिग्री और 0 डिग्री से आपको ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये हम कहते हैं इसको पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री से इस साइड का भाग जो है इसको कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। अब देशांतर रेखाओं के अनुसार हम बात करें तो ये आपका भारत है, तो भारत किस गोलार्ध में आएगा, तो देशांतर रेखाओं के अनुसार हम पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। इनके नंबर्स भी जो दिए गए हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में इसी प्रकार से आए हैं। मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा से भारत की ओर अगर आते हैं तो इनके यहाँ पर नंबर्स बढ़ते जाते हैं। अब इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं आड़ी खींची गई सभी को अक्षांश रेखाएं कहेंगे, लेकिन इस 0 डिग्री के ऊपर जो है यहाँ पर 90 अक्षांश रेखाएं और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अगर मुझे ये कहना है कि 30 डिग्री अक्षांश रेखा पर मुझे जाना है तो 30 नंबर तो यहाँ पर भी है और 30 नंबर तो यहाँ पर भी है। कौन सी अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं? अगर कोई आपको कह दे कि 75 डिग्री अक्षांश रेखा तो 75 डिग्री यहाँ पर भी है, 75 डिग्री यहाँ पर भी है, क्योंकि नंबर तो दोनों सेम है। मतलब इनके पीछे मुझे कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा कि कौन सी 75 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये जो 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं, जितनी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, इन सभी को हम उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री के नीचे जितनी भी 90 अक्षांश रेखा हैं, इन सभी को हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जैसे 75 डिग्री लिखा है तो उसके पीछे एन लिखा होता है या फिर 75 डिग्री एस लिखा होता है, मतलब नॉर्थ और साउथ। तो इससे हमको इंडिकेट होता है कि कौन सी 75 डिग्री अक्षांश रेखा की बात हो रही है, नॉर्थ वाले की या फिर साउथ वाले की। छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर पुनः मध्य प्रदेश की ओर लौटते हैं हम। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतर विस्तार बता के रखा है। नंबर 1 जो लाइन है वो हमारी अक्षांश रेखा का विस्तार है, जिसको हम यहाँ पर 17 डिग्री 46 मिनट लिखा हुआ है। इसको डिग्री पढ़ते हैं, इसको मिनट पढ़ते हैं। तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार। इसका मतलब क्या कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर 2 अक्षांश रेखाएं हैं, एक हम 17 डिग्री मान लेते हैं, एक हम 26 डिग्री। इसके बीच में आपका मध्य प्रदेश है। मतलब ये जो हमारा मध्य प्रदेश है इसकी उत्तरी सीमा से एक अक्षांश रेखा जा रही होगी और एक यहाँ से जा रही होगी। हालांकि इसके बीच में से बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जा सकती है, जा भी रही है। अब ये 2 जो अक्षांश रेखाएं इसके बीच में आपका मध्य प्रदेश है और यही विस्तार आपसे पूछा है कि वो 2 अक्षांश रेखा कौन सी है जिसके बीच में आपका मध्य प्रदेश पड़ता है।
तो दो अक्षांश रेखा कौन सी हो गई? 17 डिग्री 46 मिनट और 26 डिग्री 30 मिनट। अब मैं 17 कहाँ पर लिखूं, 26 कहाँ पर लिखूं? तो अभी मैंने समझाया था कि ये 0 डिग्री है, तो इससे ऊपर 1, इससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते क्रम में, मतलब छोटा अंक नीचे आएगा। तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी ये होगी 17 डिग्री 46 मिनट वाली, और 17 से फिर 18, 19, 20, 21, 22 बढ़ते 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 यहाँ पर आए होंगे, तो यहाँ पर आ गई होगी 26 डिग्री 30 मिनट। ये कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे कि 17 डिग्री नीचे ही क्यों लिखी, ऊपर क्यों नहीं लिखी, 26 डिग्री ऊपर क्यों लिखी, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पर दोनों के पीछे उत्तरी अक्षांश क्यों लिखा? भाई एक उत्तरी अक्षांश, दूसरी यहाँ पर दक्षिणी अक्षांश होनी चाहिए थी। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि हम जो यहाँ पर आपका भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और इस उत्तरी गोलार्ध से कहीं से भी अक्षांश रेखा जाएगी तो सभी अक्षांश रेखाओं को मैं उत्तरी अक्षांश के नाम से ही जानूंगा। अब यहां पर ऐसा नहीं कहूंगा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण से जो अक्षांश रेखा जा रही है उसको दक्षिण अक्षांश कहूंगा, और जो ऊपर से जा रही है उसको उत्तरी अक्षांश कहूंगा। नहीं, मध्य प्रदेश के किसी भी भाग से जाएगी उस अक्षांश रेखा को मैं उत्तरी अक्षांश ही कहूंगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत उत्तरी अक्षांश रेखाओं से ही घिरा हुआ है। इस बात को समझ गए होंगे आप। उसी प्रकार से देशांतर रेखा, तो एक देशांतर रेखा आपकी यहां पर जा रही है और एक देशांतर रेखा आपकी यहां पर। इन दो देशांतर रेखा के बीच में मध्य प्रदेश है। एक 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है और एक 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। अब कहाँ की 74, ये 74 या फिर ये वाली 74 कहाँ लिखूं, 84 कहाँ पर लिखूं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये 0 डिग्री है देशांतर रेखा, और इससे जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो ये बढ़ते हुए क्रम में आती है 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम इस दिशा की ओर आते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में, तो इस दिशा से आ रहे होंगे तो छोटा अंक यहाँ पर आएगा, बड़ा अंक यहाँ पर आएगा। तो ये जो आपकी देशांतर रेखा है यह आपकी 74 डिग्री 9 मिनट है, और ये जो देशांतर रेखा है ये आपकी 84 डिग्री 51 मिनट है। अब दोनों के पीछे पूर्वी देशांतर रेखा लिखा है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इससे इधर वाला जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं ये सभी पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से ही जानी जाती है, और ये वाला जो भाग है इधर से जितनी भी आपकी देशांतर रेखाएं खींचोगे इन सबको पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। चूंकि हम पूर्वी गोलार्ध में आते हैं पूरा भारत और मध्य प्रदेश, इसलिए यहाँ मध्य प्रदेश या भारत के किसी भी भाग से कोई सी भी देशांतर रेखा जाएगी तो उसको मैं पूर्वी देशांतर रेखा ही कहूँगा, चाहे वो मध्य प्रदेश के पश्चिम से जा रही हो, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से जा रही हो, चाहे मध्य प्रदेश के मध्य से जा रही हो, कोई सी भी देशांतर रेखा सभी के पीछे पूर्वी देशांतर रेखा ही लिखना होगा। मेरी बात को समझ गए होंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होता है इसको डिटेल्स में जो पढ़ाएंगे वो आपको भूगोल में पढ़ने को मिलेगा। मैंने केवल यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझाया है ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि दोनों के पीछे उत्तरी अक्षांश रेखा लिखना है, दोनों के पीछे पूर्वी देशांतर रेखा लिखना है, और 74 डिग्री कहाँ पर आएगी, 84 डिग्री कहाँ पर आएगी, 17 डिग्री कहाँ पर आएगी, 26 डिग्री कहाँ पर आएगी। प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न समझो। प्रश्न अगर पूछा कि अविभाजित मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो ऊपर वाली लाइन आपको बतानी है। प्रश्न पूछा जाए कि अविभाजित मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार बताइए, तो फिर नीचे वाली लाइन बतानी है। ठीक, चलो तीसरा पॉइंट यहाँ पर अविभाजित मध्य प्रदेश का आपसे लंबाई पूछता है कि मध्य प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी थी और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी। ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसको रटना पड़ेगा, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। भाई यहाँ से मैंने एक टेप रखी और यहाँ पर आके उसको रख दी, जिससे मुझे पता चल गया कितने किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की लंबाई 1127 किलोमीटर थी, और अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर है या थी। रट लो इसको। अविभाजित मध्य प्रदेश की पश्चिम से पूर्व की लंबाई, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई।
ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, जब मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, हमें पुनः याद दिलाऊं, हम जो पढ़ रहे हैं वो 1 नवंबर 1956 से पढ़ना शुरू किया आज। तो 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। वर्तमान में 55 जिले हैं। हम 1956 में खड़े हैं अभी। 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, नए नए जिलों का गठन होता गया। बड़े बड़े जिलों से छोटे छोटे जिले बनाते गए ताकि प्रशासनिक कार्य बहुत अच्छे से हो सके, उन जिलों का विकास बहुत अच्छे से हो सके। ऐसे कई उद्देश्य होते हैं किसी भी जिले का गठन करने के लिए। तो 1956 में आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश गठन के समय या 1956 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो आप बताओगे 43। आगे बढ़ते हैं। 1972 का वर्ष आता है और 1972 में 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बना दिए जाते हैं। एक जिले का नाम था भोपाल और एक था राजनांदगांव। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि 1956 में जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया था, तब ये जिला नहीं था, यह केवल एक तहसील हुआ करती थी और तहसील को ही राजधानी के रूप में डेवलप कर दिया। सीहोर जिले की तहसील थी उस समय, जिला नहीं बना था। जिला 1972 में बना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप कहोगे सर तहसील को राजधानी कैसे बना दिया? तो राजधानी कोई परिभाषा थोड़ी है कि उसके लिए जिला होना चाहिए, संभाग होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको बना सकती है। 1972 में 2 जिले बने, एक भोपाल बना, एक राजनांदगांव बना। भोपाल जो जिला बनाया गया वो सीहोर को अलग करके बनाया गया था, और जो राजनांदगांव है वह दुर्ग को अलग करके बनाया गया था। इसका नाम आपने शायद नहीं सुना होगा जो पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के पास जा चुका है। ये वर्तमान मध्य प्रदेश के पास है, इसलिए इनके नाम आपने सुने होंगे। तो 1972 में जब ये 2 जिले बन गए तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 45। ठीक, प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा भोपाल जिले का गठन किस वर्ष में हुआ था? आपका जवाब होगा 1972। आपसे प्रश्न पूछेगा 1972 में भोपाल जिले का गठन किस जिले से किया गया था? तो आप कहोगे सीहोर से अलग करके किया गया था। ठीक, चलो इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में इस मैप के आधार पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कहां पर जिले बने थे। ये अविभाजित मध्य प्रदेश का मैप है। इस अविभाजित मध्य प्रदेश में ये जो क्षेत्र था ये पूरा आपका जो था सीहोर था। सीहोर जिले का उत्तरी भाग को अलग किया गया और इस उत्तरी भाग को जो है भोपाल बना दिया गया और दक्षिणी भाग को सीहोर बना दिया गया। दूसरा जो हमारा दुर्ग वाली कहानी थी वो ये छत्तीसगढ़ राज्य के पास है वर्तमान में। इसको आधा किया गया, एक तरफ दुर्ग बन गया, दूसरी तरफ राजनांदगांव बन गया। ये 2 जिले यहाँ पर बने थे। ये अविभाजित मध्य प्रदेश का जिला है, सॉरी मैप है। और 45 जिले जो 1972 के बाद बने थे वो 45 जिले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि देखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही याद रखो। अब और आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश में एक जिला पुनर्गठन आयोग बना था। भैया 1972 के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए थे। इन 45 जिलों का पुनर्गठन करने वाला आयोग, पुनर्गठन मतलब नए जिले बनाने के लिए एक आयोग गठित किया 1982 के आसपास। हालांकि ये वर्ष सब जगह अलग अलग है, मुझे 1982 काफ़ी जगह मिला है, इसलिए मानता हूं कि 1980-82 के आसपास में जिला पुनर्गठन आयोग बना था। इस जिला पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो बी.आर. दुबे साहब थे। बी.आर. दुबे साहब को कहा गया कि हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में, मतलब उस समय जो वर्तमान था 45 जिले हैं, इसमें से कौन कौन से जिले बनाने चाहिए, किस जिले को अलग करके कौन सा जिला बनना चाहिए, उसका कितना क्षेत्र बनना चाहिए, उसका नाम क्या होगा, सीमा कहाँ तक होगी, ऐसे रिपोर्ट प्रस्तुत करो। तो बी.आर. दुबे साहब ने 16 जिले बनाने की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी कि 16 नए जिले बनना चाहिए। लेकिन इस 16 नए जिलों में से 10 जिले पे
सरकार की सहमति बन पाई, 6 जिले जो है वो विवाद में आ गए, और विवाद में आ गए इसलिए 6 जिले बी आर दुबे के अनुशंसा पर नहीं बन पाए। इन 6 जिलों का गठन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, एम सिंहदेव समिति। इस समिति ने फिर से रिसर्च किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, है ना। ठीक, अब इसको मिटा देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए था। अब समझो, बी आर दुबे की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बना दिए गए 25 मई 1998 को। 25 मई 1998 को। और आगे चलकर एम सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर 6 जिले और बना दिए गए मध्य प्रदेश में 30 जून 1998 को। मई के बाद आता है जून, लगभग 1 महीने के बाद ही बना दिए गए। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में, तब 43 जिले थे। 2 जिले बने 1972 में, 45 हो गए। 45 के बाद 10 बने, 55 हो गए। 6 बने, 61 हो गए। 1998 तक आते आते मध्य प्रदेश में 61 जिले हो चुके थे। 1956 से 2000 तक की स्थिति हमको पढ़नी है, 2000 तक हम लगभग पहुंच चुके हैं, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, समझो। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि भैया बी आर दुबे की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए थे? हम कहेंगे 10। फिर पूछे एम सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए? तो हम कहेंगे 6। लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाए, मध्य प्रदेश की किसी एग्जाम में आया भी है, कि वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए? तो फिर जवाब देना है 16। क्यों? क्योंकि भैया वर्ष 1998 में ही 10 बनाए और वर्ष 1998 में ही 6 बनाए, तो टोटल 16 हो गए ना। अगर वर्ष का पूछे तो 16, किसी समिति, किसी आयोग, किसी व्यक्ति का नाम ले ले तो उसके अनुसार जवाब देना है कि बी आर दुबे के अनुसार 10, एम सिंहदेव समिति के अनुसार पर 6। ठीक, अब ये जो 16 जिले बने हैं 1998 में, यह मध्य प्रदेश के साथ साथ जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है उस क्षेत्र में बने होंगे, क्योंकि पूरा ही मध्य प्रदेश था ना उस समय, तो छत्तीसगढ़ तो था ही नहीं। तो अब आगे पिक्चर समझो। 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को बी आर दुबे की अनुशंसा पर 10 जिले बनाए गए थे। अभी मैंने समझाया 10 जिले बनाए गए थे, लेकिन ये 10 जिले हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी बने होंगे और 10 में से कुछ जो है वो वर्तमान छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी बने होंगे। तो अगर वर्तमान में बात करूं तो इस 10 में से 4 एमपी के पास है और 6 छत्तीसगढ़ के पास जा चुके हैं। इन 6 को हमको याद नहीं करना है, हमको ये देखना है कि भैया वो 4 कौन से बने थे मध्य प्रदेश में। पुनः कह रहा हूँ, बी आर दुबे के अनुशंसा पर जिले 10 बने हैं। ये तो मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ कि वर्तमान में वो जिले हैं कहाँ। तो 4 वर्तमान में है मध्य प्रदेश में और 6 छत्तीसगढ़ के पास जा चुके हैं। तो 4 कौन कौन से बने? एक मुरैना से श्योपुर बना। ये पूरा जो क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपका मुरैना है। 2 भागों में तोड़ते हैं, एक तरफ मुरैना और येलो वाला श्योपुर बन गया था। दूसरा खरगोन से बड़वानी, तो ये जो पूरा भाग है ये आपका खरगोन का दिखाई दे रहा है। इसको 2 भागों में तोड़ा, एक तरफ बना बड़वानी और एक तरफ बन गया आपका खरगोन। जबलपुर से कटनी बना, ये पूरा क्षेत्र यहाँ पर आपका जबलपुर था, जबलपुर को अलग किया गया। उत्तर भाग में कटनी बना, दक्षिणी भाग में जबलपुर बन गया। मंडला से डिंडोरी बना, ये यहाँ पर मंडला से डिंडोरी, तो मंडला को अलग करके क्या बनाया गया? यहाँ पर डिंडोरी बनाया गया। ठीक है, तो अब प्रश्न कैसे बनेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर 25 मई 1998 को 10 जिले बने हैं। 10 में से 4 मध्य प्रदेश में कौन से थे वो हमने देखे हैं। तो एक तो श्योपुर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बना, बड़वानी बना, कटनी बना और डिंडोरी। प्रश्न ये पूछेगा भैया श्योपुर जिले का गठन कब हुआ? आपको जवाब देना 1998 में। कटनी जिले का गठन कब हुआ? 1998 में, ऊपर डेट लिखी हुई है।
या ऐसा पूछ ले कि डिंडोरी जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया था, तो डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले को विभाजित करके किया गया। कटनी का गठन जबलपुर से हुआ। बड़वानी किससे बना, खरगोन से बना, जैसा प्रश्न आए। ठीक, चलो समझ गए होंगे। अब 30 जून 1998 को मध्य प्रदेश में 6 नए जिले बनाए गए थे। उस 6 में से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और 3 वर्तमान छत्तीसगढ़ के पास जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में वो 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका यहाँ पर दिखाई देता है मंदसौर से नीमच। मंदसौर से नीमच, ये मंदसौर नीचे और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नीमच बना 30 जून 1998 को। नया बना नीमच, किससे बना, मंदसौर से। एक बना होशंगाबाद से हरदा, ये होशंगाबाद और ये हरदा, होशंगाबाद और हरदा। एक बना शहडोल से उमरिया, तो ये शहडोल और ये आपका उमरिया, शहडोल से अलग करके उमरिया बनाया गया। तो मतलब नया कौन से बने हैं, नए इधर वाले बने हैं, ये न्यू। एक बार प्रश्न पूछा था नीमच जिले का गठन कब हुआ, 1998 में। हरदा जिले का गठन कब हुआ, 30 जून 1998। उमरिया का कब हुआ, 30 जून 1998। या पूछे उमरिया जिले का गठन किससे किया गया, तो शहडोल से हुआ। हरदा का गठन किससे हुआ, होशंगाबाद से हुआ। ठीक है, चलो। तो ये एक डिफिकल्ट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे समझ लो आप। वर्ष 1998 में एक बार 10 जिले बनाए गए, एक बार 6 जिले बनाए गए। इस 10 को भी 2 भागों में तोड़ देता हूं। एक भाग मध्य प्रदेश के पास आ जाता है, एक छत्तीसगढ़ के पास चले जाता है। इसको भी 2 भागों में तोड़ देते हैं। कुछ जिले एमपी वाले क्षेत्र में बने, कुछ छत्तीसगढ़ के पास बने। तो 10 में से 4 एमपी में बने, 6 छत्तीसगढ़ में बने। यहाँ पर 3 एमपी में बने, 3 छत्तीसगढ़ में बने। तो अगर प्रश्न ये पूछ ले कि 1998 में गठित जिलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में जो है वो 7 है। और वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने चले गए, 9। टोटल हो जाते हैं 16। मेरी बात को समझ गए होंगे। वर्ष 1998 में कितने जिले बने, बोले 16 बने। BR दुबे की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए, 10 बनाए गए। MM सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर कितने जिले बनाए गए, 6 बनाए गए। वर्ष 1998 में से जो जिले, वर्ष 1998 में जो जिले बने उसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 है और वर्तमान छत्तीसगढ़ के पास 9 जा चुके हैं। ठीक, चलो ये पिक्चर क्लियर हो गई। अब अगर किसी को पढ़ना है कि 16 में से 7 तो मैंने बता दिए मध्य प्रदेश के, 9 भी अगर आपको याद करना है तो 9 ये आपके सामने है, ये छत्तीसगढ़ के पास जा चुके हैं। मैं इसको याद करने के लिए नहीं कहूँगा, आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनने वाला। देखिए 7 तो मैंने पढ़ा दिए एमपी के, लेकिन ये वर्तमान छत्तीसगढ़ के पास है। सरगुजा से कोरिया बना, रायपुर से महासमुंद बना, बस्तर से कांकेर बना, ये इस प्रकार। दुर्ग से राजनांदगांव बना था, राजनांदगांव को अलग करके कवर्धा बना दिया। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो यहाँ तक समझ लिया। मतलब 2000 से पूर्व मध्य प्रदेश में 61 जिले हो चुके हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर ये हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ सहित 2000 से पूर्व। तो 2000 से पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। प्रश्न पूछेगा वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 5। लेकिन उसके आगे लगा दे अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी, तो 7। 7 कौन कौन से, एक राजस्थान दिखाई दे रहा है, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आंध्र प्रदेश, नंबर 6 महाराष्ट्र और नंबर 7 गुजरात। तो ये आपके सामने यहाँ पर अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राज्य हैं 7। ठीक है,
संख्या पूछ लेगा या फिर ऐसा पूछ लेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश से नहीं लगती थी, है ना, अविभाजित मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती थी। तो जैसे कि कर्नाटक से नहीं लगती थी, तमिलनाडु से नहीं लगती थी, केरल से नहीं लगती थी, हरियाणा से नहीं लगती थी, पंजाब से नहीं लगती थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। जैसे अगर मैं प्रश्न बनाऊं, दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न ये है कि जैसे कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती थी। जैसे यहाँ पर चार ऑप्शन दे दे, चार ऑप्शन आपको दे दे, एक आपका गुजरात, एक आपका उड़ीसा, एक आपका बिहार और एक आपका पंजाब। तो फिर यहाँ मेरा आंसर पंजाब हो जाएगा। लेकिन कभी प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है। अब ये वर्तमान की बात हो गई, चाहे वर्तमान लिखा नहीं हो तो भी। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन फिर से बना देता हूँ चार आपके सामने, जैसे गुजरात, जैसे राजस्थान, जैसे यूपी और जैसे उड़ीसा। तो फिर यहाँ पर आंसर उड़ीसा हो जाएगा। तो इस वाले प्रश्न में उड़ीसा की सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है, इसमें मध्य प्रदेश की सीमा उड़ीसा से नहीं लग रही है। तो जैसा प्रश्न आए वैसा आपको लगाना पड़ेगा। ये अविभाजित मध्य प्रदेश वाला है, ये वर्तमान मध्य प्रदेश वाला है। ठीक है, चलो एक बात तो ध्यान रखना, कभी प्रश्न ऐसा आ जाए कि ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश से भी लगती थी और वर्तमान मध्य प्रदेश से भी लगती है। तो एक तो राजस्थान की सीमा पहले भी लगती थी, अब भी लग रही है। गुजरात की सीमा पहले भी लगती थी, अब भी लग रही है। उत्तर प्रदेश की सीमा पहले भी लगती थी, अब भी लग रही है। महाराष्ट्र की सीमा पहले भी लगती थी, अब भी लग रही है। लेकिन यहां पर अब ये एक नया राज्य बन गया, यहां पर एक नया राज्य बन गया छत्तीसगढ़। इसलिए बिहार की सीमा अब नहीं लगती, उड़ीसा की अब नहीं लगती, आंध्र प्रदेश की अब नहीं लगती। तो ये चार राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा पहले भी लगती थी और अब भी लग रही है। तीन राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश से तो लगती थी लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। सब मैप का खेल है, प्रश्न जैसा बनना चाहिए वैसा आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टेप थी। मध्य प्रदेश गठन हमको 3 स्टेप में पढ़ना है। पहली 1947 लेकर 1956 वाली स्थिति हम पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़ लिया 56 से लेकर 2000 के बीच की स्थिति। अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे या अगले लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वह 1 नवंबर 2000 से लेकर वर्तमान की स्थिति, क्योंकि 1 नवंबर 2000 के दिन अविभाजित मध्य प्रदेश को विभाजित कर दिया गया या मध्य प्रदेश को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया छत्तीसगढ़। ठीक, तो तीसरी स्टेप जो होगी 1 नवंबर 2000 से लेकर वर्तमान की स्टेप। ठीक है, तब तक आप यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ो। अगले लेक्चर में हम यहाँ से शुरू करेंगे पुनः। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।